गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को एक नया चैप्टर शुरू करना है जिस चैप्टर का नाम है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। बच्चों, यह जो चैप्टर है वह ज्योमेट्री यानी ज्यामिति सेक्शन का प्रथम चैप्टर है। ज्यामिति जो गणित का सबसे कठिन भाग माना जाता है, यह कठिन नहीं है लेकिन आपका कंसंट्रेशन जरूर खोजता है। इसमें जो प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न अलग अलग तरह का होगा। अभी तक जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे उसमें एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न थे। तो यदि हम एक सवाल आपको बताते थे तो दूसरा सवाल आप खुद भी ट्राई कर सकते थे। यहां पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, निश्चित रूप से बना भी सकते हैं, लेकिन उसका पैटर्न पिछले सवाल से मिलता जुलता नहीं होगा। आपको हर बार कुछ नया सोचना होगा। इसी कारण से ज्यामिति को कठिन चैप्टर के रूप में माना जाता है, लेकिन यह बुनियाद है गणित का। गणित में बहुत सारे सूत्र कैसे डेराइव होते हैं, जिस पर आधारित है पूरा गणित का सूत्र है, वह सारा डेरिवेशन, वह आधार या साक्ष्य, प्रूफ कि कैसे वह साबित हुआ, कैसे सिद्ध कर सकते हैं किसी चीज को, किसी रूल्स को, वह सब हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस चैप्टर में जो त्रिभुज है वह त्रिभुज में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसकी आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग याद करें कि त्रिभुज में ही आप क्लास 9th में सर्वांग समता चैप्टर पढ़े थे। त्रिभुज की सर्वांग समता वहां पर पढ़ा गया था और क्लास 10th में आपको त्रिभुज के अंतर्गत समरूपता पढ़ना है। तो सबसे पहले यह जो सर्वांग समता और समरूपता है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है उसको आप समझने का प्रयास करें। सर्वांग समता जो शब्द है यह 3 शब्दों से मिलकर बना है। सर्व जोड़ अंग जोड़ समता, यानी हुआ सभी अंग समान। त्रिभुज के कुल 6 अंग होते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि वहां पर 3 कोण होता है और 3 उसकी भुजा होती है। तो आपका 3 कोण और 3 भुजा यानी तीनों कोण और तीनों भुजा जब बराबर हो जाता है त्रिभुज का, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम है। यानी हूबहू जैसा पहला त्रिभुज है उसी प्रकार दूसरा त्रिभुज है। सर्वांगसम है मतलब क्लोन है, एक ही चीज है, दो चीज है, ये जो है एक ही प्रकार के दो वस्तु है, उसको हम लोग कहेंगे सर्वांगसम है। वहां पर हम बहुत सारे सर्वांग समता के नियम को भी पढ़े थे। SAS सर्वांग समता, ए सर्वांग समता, RHS सर्वांग समता, SSS सर्वांग समता, और उस आधार पर हम लोगों ने 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम साबित किया था। आज हम लोग जब क्लास 10th में है तो हम लोगों को समरूपता पढ़ना है। समरूपता का एक थोड़ा सा छोटा उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे और उससे आप समरूपता को समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई फिल्म आप देखते हैं और वह फिल्म आप हॉल में जाके देखते हैं और बड़े पर्दे पर देखते हैं। वही पिक्चर आप टीवी में जब देखते हैं, वही पिक्चर आप मोबाइल पर भी देखते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको पूरा का पूरा स्टोरी समझ में आ जाता है। आप हीरो को पहचान लेते हैं, हीरोइन को पहचान लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि जो हीरो है बड़े पर्दे पर, वही हीरो की आकृति टीवी पर और मोबाइल पर भी दिखलाई देती है। क्या अंतर आ जाता है? केवल उसका आकार छोटा हो जाता है। जिस अनुपात में उसके मुंह, लंबाई, बाल, हाथ, सारे जो उसके अंग हैं वो उसी अनुपात में छोटा होते चले जाते हैं। इसके कारण भले उसका आकार छोटा हो जाए लेकिन उसका रूप नहीं बदलता है। रूप सभी जगह समान होते हैं और यही कारण है कि उसकी पहचान नहीं बदलती है। वह हीरो साफ देखने से पता चल जाता है कि वही हीरो है। तो इसी प्रकार समरूपता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आकृति समान नहीं होगी, मतलब देखने में एक ही प्रकार के लगेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एकदम उसकी आकृति बराबर हो। आप इसको इस वृत्त से देखिए कि एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है। यह दोनों समरूप है, इसका रूप समान है, लेकिन यह सर्वांगसम नहीं कहला जाएगा। सर्वांगसम तब कहा जाएगा जब दोनों की त्रिज्याएं समान हो, यानी जितना बड़ा वृत्त ये हो उतना ही बड़ा दूसरा वृत्त यहां पर होगा, तब कहा जाएगा कि यह सर्वांगसम वृत्त है।
सर्वांग समवृत्त में दोनों की त्रिज्या का समान होना जरूरी है। लेकिन किसी भी प्रकार का दो वृत्त यदि हम लेंगे, किसी भी माप का, किसी भी त्रिज्या का, वो हमेशा दोनों वृत्त समरूप होगा। क्यों? क्योंकि उसका रूप समान है, भले साइज इसका समान न हो। उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज हम देखते हैं जिसको तीनों भुजा बराबर होती है, वह समबाहु त्रिभुज कभी भी जिसका आकृति मतलब भुजा का लंबाई जो भी हो वह हमेशा दो समबाहु त्रिभुज समरूप होता है। लेकिन यदि सर्वांगसम की बात आएगी तो दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब उनके भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। वर्ग में यहां पर किसी भी जो भुजा का लंबाई जो भी हो, यदि दो वर्ग है तो वह आपस में समरूप होगा। लेकिन यदि सर्वांगसम वर्ग की बात होगी तो उसमें भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग रहेगा, तब जाके वो सर्वांगसम वर्ग होगा। लेकिन यदि कहीं भी किसी भी प्रकार का दो वर्ग है तो वो आपस में समरूप वर्ग होगा। तो हम समझते हैं कि आप सर्वांगसम और समरूपता में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग ये देखें कि यदि भुजाओं की संख्या समान होगी तब दो बहुभुज जो हैं कब समरूप कहे जाएंगे। इसके कंडीशन क्या है? इसके दो प्रमुख कंडीशन हैं कि यदि दो बहुभुज की भुजा की संख्या बराबर हो तो वह समरूप कहलाएंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो और साथ में उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। कोण तो इसमें भी बराबर होता है लेकिन उसमें संगत भुजाओं का भी बराबर होना जरूरी था, तब वह सर्वांगसम होगा। लेकिन जब समरूप दिखलाना होगा तो उसमें बराबर भुजाओं का होना जरूरी नहीं है, भुजाओं का समानुपाती होना जरूरी है। समानुपाती का मतलब यह है कि यदि यह 4 सेंटीमीटर का सब भुजा है तो यह जो भुजा होगा वर्ग का वह उसका समानुपाती का मतलब सब 2-2 होना चाहिए या 1-1 होना चाहिए। यानी भुजाएं समानुपाती जब होंगी तब दो समान भुजाओं वाला बहुभुज समरूप कहलाएगा। अब ये बातें जब आप समझ जाएंगे तो हम लोग चैप्टर 6.1 को लेके चलते हैं। इसमें है आपका कि पहला प्रश्न है एक्सरसाइज 6.1 का कि कोष्टकों में से दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, तो इसमें समरूप भरा जाएगा। दूसरा है सभी वर्ग डैश होते हैं, तो सभी वर्ग भी आपस में समरूप होते हैं, इसमें भी समरूप भरा जाएगा। तीसरा है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं और खाली स्थान में भरना है समद्विबाहु या समबाहु। तो हम यहां पर देखते हैं कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें त्रिभुज के आगे समबाहु भरना है। और चौथा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो, इसमें भरा जाएगा बराबर। और सेकंड है इसमें कि उनकी संगत भुजाएं डैश हो, तो संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो ये आपका कंडीशन है। इस कंडीशन को आपको याद भी रखना चाहिए और ये भरने वाला में भी आपको प्रश्न का उत्तर इसमें मिलेगा। और सेकंड प्रश्न है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृति। समरूप आकृति का उदाहरण देना है। समरूप आकृति का एक उदाहरण तो ये हो सकता है कि दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं, या इसका एग्जाम्पल इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि एक ही नेगेटिव से बने अलग अलग आकार के जो फोटो हों। आपका एक फोटो आप खिंचाइए, वह नेगेटिव सेम रहे और आप कहिएगा कि छोटा साइज में पासपोर्ट साइज आकार का हमको एक फोटो निकालिए, और उसी का आप कहिएगा एक बड़ा साइज का फोटो निकालिए। वो दोनों फोटो भले सर्वांगसम नहीं होंगे लेकिन वो दोनों समरूप होंगे। तो इस प्रकार यह समरूपता के उदाहरण है। आपका सेकंड है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो एक त्रिभुज और एक आपका जो है वृत्त है वह समरूप नहीं है। एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज यह समरूप नहीं है।
तो इस तरह से आप एग्जाम्पल खुद से भी ले सकते हैं। और इसका थर्ड है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। ये दो प्रकार का आपको चतुर्भुज इसमें दिया गया है। ये आपका 1.5 भुजा वाला एक चतुर्भुज है, इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा वाला चतुर्भुज है। इसके सभी कोण 90 डिग्री है और इसके कोण के बारे में आपको स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है, लेकिन आकृति से स्पष्ट दिखता है कि यह चारों भुजा इसका बराबर है, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है। आप जानते होंगे कि यह जो आपका है समचतुर्भुज का फिगर है, यह समचतुर्भुज को व्यक्त करता है और यह वर्ग का फिगर जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो यह समरूप है कि नहीं है? समरूप होने के लिए आपको संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, ये कोण 90 डिग्री का नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होने पर यह सीधा होता भुजा। यहाँ पर तिरछा भुजा का मतलब है कि इसका कोण सब 90 डिग्री नहीं है, साथ में ये कोण और ये कोण बराबर है, लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। इसका सभी कोण 90 डिग्री का है, तो संगत कोण बराबर नहीं है। यद्यपि इसकी संगत भुजाएं समानुपाती है। ये 3 सेंटीमीटर का सब भुजा है, आई सब का आधा करने पर 1.5 सेंटीमीटर का भुजा है, तो संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। तो बच्चों, आज तो त्रिभुज का फर्स्ट क्लास था, इसमें आपको समरूपता से परिचय कराया गया है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोगों को थ्योरम्स पढ़ने हैं। आप लोग बहुत ही तटस्थ मन से लगातार इसके साथ वीडियो को से जुड़े रहेंगे, इसको शेयर करेंगे, और जब थ्योरम बताया जाएगा तो मानसिक रूप से आप तैयार रहेंगे कि एक थ्योरम को जरूर हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप 4 बार 5 बार अपने कॉपी पर उसको लिखें, क्योंकि जितनी बार आप लिखिएगा उतना समझ आपका बढ़ेगा, उतना ज्यादा थ्योरम आपको बेहतर तरीके से याद होगा। तो अगले दिन हम लोग प्रमेय 6.1 थेल्स का प्रमेय पढ़ेंगे। इसी के साथ हम लोग आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।